नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हैना निकोल मेरर के एक ऐसे उपन्यास की जिसने टिकटॉक पर भाई वाकई तहलका मचा दिया है, अकॉम्प्लिश टू द विलन। हाँ बिल्कुल, ये नाम काफी सुना है आजकल। है ना? ये असिस्टेंट टू द विलन सीरीज की तीसरी किताब है और जिन्होंने पहली दो पढ़ी हैं वो जानते हैं ईवी सेज को। एकदम खुश मिजाज, वो सनशाइन असिस्टेंट। और उनके बॉस ट्रिस्टन मैवरिन, वो उतने ही रहस्यमयी और थोड़े तुनक मिजाज टाइप के खलनायक। बिल्कुल मैस्केर मैनर उनका अड्डा। और वो जो केमिस्ट्री है दोनों के बीच, ग्रम्पी बॉस सनशाइन असिस्टेंट वाली, कमाल की है। वो तो है, लेकिन इस तीसरी किताब में सुना है मामला काफी पेचीदा हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा चीजें काफी उलझ जाती हैं। तो आज हम उसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो कहानी के जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किरदारों का डेवलपमेंट है और हाँ, उनके रिश्तों पर जो बाहरी खतरे हैं उन पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद क्या है आज? मकसद यही है कि हम समझें कि कहानी किरदारों, किस्मत और वो जो पावर डायनामिक्स हैं उनके बारे में असल में क्या कह रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं उस सबसे बड़ी चीज से जो पूरी कहानी पर छाई हुई है, वो भविष्यवाणी, रेनेडॉन राज्य से जुड़ी हुई। हाँ, वो भविष्यवाणी। ये कोई ऐसी वैसी भविष्यवाणी नहीं। ये कहती है कि ईवी और ट्रिस्टन वो एक दूसरे की तबाही का कारण बनेंगे। सोची जरा, और ये बात उन्हें बताई किसने? किसी पंडित या ज्योतिषी ने नहीं। नहीं, बल्कि एक अजीब से, क्या कहते हैं, डेस्टिनी मॉन्स्टर ने। डेस्टिनी मॉन्स्टर? वाह! तो ये भविष्यवाणी आते ही कहानी में एक टेंशन तो बन गया होगा। बिल्कुल, तुरंत। ट्रिस्टन का पहला रिएक्शन क्या होता है? ईवी को खुद से दूर करना, उसकी हिफाजत के लिए। ये तो क्लासिक है। यहीं पर वो किस्मत बनाम मर्जी यानी डेस्टिनी वर्सेस चॉइस वाला सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ। क्या ये भविष्यवाणी मतलब पत्थर की लकीर है, या फिर ये किरदारों के अपने डर, उनकी इनसिक्योरिटीज का ही एक रूप है? ये बड़ा सवाल है। अक्सर फैंटेसी में ऐसा होता है, भविष्यवाणियां किरदारों को एक रास्ते पर धकेलती हैं, पर यहाँ दिलचस्प ये है कि कहीं ये भविष्यवाणी खुद ही तो सच नहीं हो रही, किरदारों के रिएक्शन की वजह से। सही कहा। मतलब क्या भविष्यवाणी उन्हें बर्बाद करेगी, या भविष्यवाणी का डर, ये डर सिर्फ इमोशनल नहीं है, एक्शन भी है। अच्छा। हाँ, अचानक मैस्किया मैनर में हत्यारे घुस आते हैं, सीधे ट्रिस्टन के ऑफिस तक। अरे बाप रे। पूरी अफरा तफरी। लेकिन जो असली भूचाल आता है ना, वो तब आता है जब ईवी से जुड़ा एक राज खुलता है। ईवी से जुड़ा राज? कैसे राज? उसके परिवार से जुड़ा, और उसकी अपनी एक जन्मजात जादुई शक्ति से जुड़ा। ईवी के पास जादुई शक्ति? ये तो नया मोड़ है। बहुत बड़ा मोड़। पता चलता है कि उसके अपने माँ बाप ने बचपन में ही उसकी वो जादुई शक्ति निकालकर ट्रिस्टन में डाल दी थी। क्या? ट्रिस्टन में? पर क्यों? ताकि ट्रिस्टन वो ताकतवर खलनायक बन सके जिसकी भविष्यवाणी में जरूरत बताई गई थी, रेनेडॉन को बचाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉस की वो असिस्टेंट थी, हाँ, वो असल में उसी की शक्ति इस्तेमाल कर रहा था। मैं तो ये पढ़कर एकदम सन रह गई थी। ये तो वाकई जबरदस्त खुलासा है। इसने तो कहानी की पूरी नींव ही हिला दी होगी। बिल्कुल। ये तो ट्रिस्टन के खलनायक होने के पूरे आइडिया पर ही सवाल उठा देता है। क्या वो सच में विलन है या उसे बनाया गया है? हाँ, और एवी का उसके साथ काम करना, अब वो सिर्फ एक नौकरी नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पर्सनल हो गया। और यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या अच्छे इरादे, मतलब राज्य को बचाना, इतने बड़े धोखे को सही ठहरा सकते हैं? किसी की शक्ति छीन लेना, उसकी जिंदगी बदल देना। सही। ये ईवी के माँ बाप के किरदार को भी बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। नहीं, ये नैतिकता, पहचान, इन सब के गहरे सवाल खड़े करता है। और इसका असर भी तुरंत दिखता है। जैसे ही सच सामने आता है, वो शक्ति वापस ईवी के पास। हाँ, वापस अपनी असली मालिक ईवी के पास आ जाती है। और यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? शक्ति तो वही है ना? शक्ति वही है, पर इस्तेमाल एकदम अलग। जहाँ ट्रिस्टन उस शक्ति से, मतलब लोगों में डर पैदा करता था, उन्हें कमजोर करता था, वहीं ईवी उसी शक्ति से लोगों की फीलिंग्स को समझती है, उन्हें समझने, उनकी मदद करने की कोशिश करती है। अच्छा, ये देखना वाकई फैसिनेटिंग होगा। एक ही पावर दो लोगों के हाथ में कितना अलग असर दिखाती है। बिल्कुल। ये शक्ति के स्वभाव पर एक बहुत जरूरी बात कहता है। कहानी ये नहीं कह रही कि शक्ति अच्छी है या बुरी। नहीं, वो कह रही है कि शक्ति तो बस एक टूल है, एक साधन। उसका असर इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर, उसके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। सही कहा। ये कई फैंटेसी कहानियों से अलग है, जहां कुछ शक्तियों को नेचुरली डार्क या लाइट मान लिया जाता है।
यहाँ ईवी का उसे एम्पैथी के लिए इस्तेमाल करना, ये उस सोच को चैलेंज करता है और ये अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई को भी मानवीय ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बिल्कुल। और इसी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच एक तरफ भविष्यवाणी का डर, शक्ति का ये ट्रांसफर, हथियारों का खतरा, हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। उसी के बीच ईवी और ट्रिस्टन का रिश्ता भी आगे बढ़ रहा है, पनप रहा है। अच्छा, भविष्यवाणी के बावजूद? हाँ, इतने सारे बाहरी और अंदरूनी तूफानों के बाद भी वो आखिरकार एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। और सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, वो एक दूसरे की कमियों को, उनके डार्क साइड्स को भी अपनाते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये स्वीकृति, शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है उस भविष्यवाणी के खिलाफ। एक तरह से किस्मत को चुनौती। हाँ, उनका रिश्ता सिर्फ रोमांस नहीं लगता, ये नियति के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। कहानी यहाँ प्यार को एक ऐसी ताकत की तरह दिखा रही है जो शायद किस्मत से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है, जब वो एक दूसरे को पूरी तरह अपनाते हैं, कमियों के साथ। बिल्कुल। तो वो उस लिखी हुई बात को ही नकार रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को बर्बाद करेंगे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये यथार्थवादी लगता है? मतलब फैंटेसी कहानी है, ठीक है, पर इतनी सारी अविश्वसनीय घटनाओं के बीच। देखें, यथार्थवादी शब्द फैंटेसी में थोड़ा अलग मायने रखता है, पर अगर हम उनके किरदारों के सफर को देखें पिछली 2 किताबों से, हाँ, तो ये जो स्वीकृति है, ये अचानक नहीं आती। हाँ, ये धीरे धीरे बनी है। आपसी समझ, भरोसा, उसका नतीजा है ये। सही। हाँ, ये थोड़ा आइडियलिस्टिक लग सकता है, पर शायद यही कहानी का एक मैसेज भी है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपसी समझ और स्वीकृति वो सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। सही कहा। और कहानी सिर्फ ईवी और ट्रिस्टन की ही नहीं है, सपोर्टिंग किरदार भी हैं जो कहानी में जान डालते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे ट्रिस्टन का बेस्ट फ्रेंड अलेक्जेंडर विलियम किंग्सले, बेचारा 10 साल से मेंढक बना हुआ है। एक शाप की वजह से। 10 साल से मेंढक। हाँ, उसकी हालत पे हंसी भी आती है, तरस भी, और उसे वापस इंसान बनाने की जो कोशिशें हैं, वो कहानी का एक मजेदार हिस्सा है। बिल्कुल। और ये जो साइड प्लॉट्स होते हैं, जैसे किंग्सले की कहानी, मैस्केर मैनर के दूसरे स्टाफ की अपनी परेशानियां, ये सब मिलकर दुनिया को ज्यादा रियल बनाते हैं। हाँ, भरा पूरा लगता है। सिर्फ मेन कहानी के टेंशन से ब्रेक ही नहीं मिलता, बल्कि ये भी पता चलता है कि मैस्केर मैनर सिर्फ एक विलन का अड्डा नहीं है। वो एक जगह है जहां अलग अलग तरह के लोग और मेंढक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दुनिया को गहराई मिलती है इनसे। बिल्कुल। तो अकॉम्प्लिश टू द विलन की इस बातचीत में हमने देखा कि कहानी कैसे एक भविष्यवाणी के आसपास घूमती है, कैसे ईवी की शक्ति का राज सब कुछ बदल देता है, कैसे रोमांस किस्मत को चुनौती देता है, और कैसे शक्ति, पसंद, जिम्मेदारी, ये सब गहरे सवाल उठते हैं। ये किताब वाकई अगली और जो आखिरी किताब होगी सीरीज की, उसके लिए बेचैनी बढ़ा देती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये कहानी ह्यूमर और बहुत गंभीर सिचुएशंस, जैसे जान का खतरा, नैतिक सवाल, इनको कितनी आसानी से मिलाती है। हाँ, वो संतुलन कमाल का है। एक पल आप किंग्सले की मेंढक वाली बातों पर मुस्कुरा रहे होते हैं, अगले ही पल ईवी और ट्रिस्टन किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं। ये आसान नहीं होता, पर ये किताब करती है। और ये उस आइडिया को भी मजबूत करती है कि खलनायक अक्सर हालात बनाते हैं, वो पैदाइशी बुरे नहीं होते। सही। और यहीं पर एक आखिरी सवाल या विचार आता है जो शायद पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर करे। क्या? जब हम जानते हैं कि ईवी के माँ बाप ने जानबूझकर एक पूरे प्लानिंग के साथ ट्रिस्टन को खलनायक बनाया, चाहे इरादा नेक ही क्यों ना हो, हाँ, तो ये जो सब कुछ हुआ, इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है? क्या वो माँ बाप जिन्होंने ये रास्ता चुना, या ट्रिस्टन जिसने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया, शायद अनजाने में ही? ओह, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। हिसाब से खलनायकी की हमारी जो समझ है उसे बदल देता है। ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से ढूंढेगा। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।